दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार और पैसों की लालच में अपने 1 साल के मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है सूरत के एक पॉश इलाके पार्ले पॉइंट का। 27 जून 2016 की आधी रात को पार्ले पॉइंट के लोगों को एक घर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उस घर के आसपास के घरों से जब लोगों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि एक औरत अपने बाथरूम की खिड़की से चीख चीख कर मदद मांग रही है। खिड़की का कांच टूटा हुआ था और वो औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी। आस पड़ोस के लोग जब उस लड़की के घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। बेडरूम में एक शख्स की लाश जमीन पे पड़ी हुई है। उसके गले से काफी खून बह रहा है और उसकी बीवी बाथरूम में बंद है। पड़ोसियों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो लड़की भागते हुए अपने पति के पास जा पहुंचती है और उसकी नब्ज चेक करने लगती है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने कॉल करके इसकी सूचना पुलिस को दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब दोस्तों, आपके भी मन में उन सभी पड़ोसियों की तरह कुछ सवाल आ रहे होंगे कि आखिर किसने और क्यों इस बेचारी लड़की के पति को मारा और आखिर क्या कुछ हुआ था इस घर में। ये सब हम आपको आज की कहानी में आगे बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक पति पत्नी की। पति का नाम है दिशित जरीवाला और पत्नी का नाम है वेल्सी। इन दोनों की कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत शहर से। सूरत, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और न सिर्फ रहते हैं बल्कि यहीं से बैठे बैठे पूरी दुनिया में अपना कारोबार चलाते हैं। दिल से जरीवाला भी एक ऐसा ही नौजवान बिजनेसमैन था। 25 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने टेक्सटाइल के बिजनेस में नाम और पैसा दोनों कमाया था। 23 साल की उम्र में दिशित जरीवाला ने वेल्सी से शादी की थी और दोनों की एक बेटी भी थी। करोड़ों की संपत्ति, सूरत में इतना बड़ा कारोबार और एक हंसता गाता खुशहाल परिवार, सब कुछ एकदम परफेक्ट था कि इसी बीच 22 जून 2016 को दिशित जरीवाला के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार से मिलने अमेरिका चले जाते हैं। उनके अमेरिका जाने के बाद घर में सिर्फ 3 ही लोग रह जाते हैं, दिशित जरीवाला, उसकी बीवी वेल्सी और उसकी 1 साल की बेटी। करीब 5 दिन बाद 27 जून 2016 के दिन दिशित अपनी बीवी और बच्चे के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर डिनर पर गया और करीब रात 9 बजे वहाँ से दोनों वापस लौट आए। लेकिन उस दिन कोई घात लगाकर बैठा था दिशित का शिकार करने के लिए, और उसके बाद का वाकया तो आपको बता ही दिया है। आधी रात गए वेल्सी ने चीख चीख कर पड़ोसियों को इकट्ठा किया और मालूम पड़ा कि दिशित की हत्या हो चुकी है। पुलिस की टीम जब मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई तो उन्होंने घर की छानबीन शुरू की। घर का सामान बिखरा हुआ था। वेल्सी दिशित की लाश के पास बैठी रो रही थी। दिशित की सूरत को देख देख कर उसके आंसू पानी की तरह बह रहे थे। दिशित के लाश के पास बैठी उसकी बीवी रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। वो शायद यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति, उसकी बेटी का पिता, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वेल्सी उस समय इस हालत में नहीं थी कि वो पुलिस की कोई मदद कर सके। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसका बयान लिया जा सके। सुबह हुई तो सभी रिश्तेदार घर पहुंचने लगे। उधर दिशित के माँ बाप अमेरिका से फ्लाइट लेकर भारत लौटने की तैयारी में जुट गए। पुलिस ने काफी छानबीन करने की कोशिश की। आस पड़ोस में कई लोगों के बयान लिए गए। पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह ली गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई लीड पुलिस के हाथ नहीं लगी। इस दौरान मीडिया में एक बड़े उद्योगपति के मर्डर की खबर नेशनल न्यूज बन चुकी थी। सूरत के एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या होने की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस प्रेशर में था कि उन्हें जल्द से जल्द ये केस सुलझाना है, और इसलिए पुलिस को इंतजार था कि वेल्सी की हालत थोड़ी सुधरे ताकि वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें और पता कर सकें कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सिर्फ 2 साल ही हुए थे वेल्सी की शादी को और किसी ने उसके पति को उससे छीन लिया, और यही बात सोच सोच कर वेल्सी के आंसू थम नहीं रहे थे। दिशित की हत्या हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी वेल्सी को उसके मरने का गम कुछ इस कदर अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था कि वो बेइंतहा सिर्फ रोई जा रही थी। कहा जाता है कि सभी रिश्तेदारों ने पूरी कोशिश की, लेकिन 3 दिन तक वेल्सी के आंसू नहीं थमे। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी मुश्किल से वेल्सी को बयान देने के लिए राजी किया। इसके बाद वेल्सी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस रात की कहानी पुलिस को बताती है।
उसने बताया कि 27 जून की रात को दिशित और वेल्सी एक रिश्तेदार के घर से डिनर करके लौटे थे। घर पहुंचकर दिशित ने गाड़ी पार्क की और फिर वेल्सी और अपनी बेटी के साथ कुछ समय घर के लिविंग रूम में बिताया। कुछ देर बाद जब वो तीनों फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे तो दिशित को अचानक याद आया कि वो पार्किंग एरिया की लाइट बंद करना भूल गया है। इसलिए वो लाइट ऑफ करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। इधर उनकी बेटी रो रही थी तो वेल्सी उसको सुलाने के लिए बेडरूम में चली गई। कुछ समय के बाद जब दिशित पार्किंग की लाइट ऑफ करके वापस कमरे में नहीं लौटा तब वेल्सी दिशित को आवाज लगाते हुए कमरे से बाहर आती है। जब वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची तब उसने देखा कि 3 नकाबपोश आदमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दिशित की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और उनमें से एक ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने एक भी आवाज की तो वो दिशित को मार डालेंगे। ये सब देखकर वेल्सी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। उस दिन वेल्सी तैयार होकर डिनर पर गई थी, इसलिए उसने काफी गहने पहने हुए थे। उन नकाबपोश लुटेरों ने वेल्सी के सारे गहने उतरवा लिए और फिर उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। वेल्सी ने यह भी बताया कि जब उसे महसूस हुआ कि शायद अब लुटेरे जा चुके हैं तो उसने अपने पति दिशित को कई आवाजें लगाईं। जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो वेल्सी ने बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर मदद के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वेल्सी के स्टेटमेंट के बाद उस रात की धुंधली तस्वीर पुलिस को अब साफ साफ नजर आने लगी, पर अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब पुलिस वालों को वेल्सी के स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा था। वेल्सी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने से पहले पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात नोट कर ली थी कि घर में लूटपाट की वारदात हुई है, इसलिए पुलिस ने दिशित के सभी रिश्तेदारों को भी इंटेरोगेट किया था। इस इंटेरोगेशन में एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई थी। पुलिस को मालूम हुआ कि 27 जून के दिन यानी जिस दिन दिशित का मर्डर हुआ उस रात कोई भी रिश्तेदार सूरत में नहीं था। किसी फैमिली फंक्शन की वजह से सभी रिश्तेदार बाहर गए हुए थे, सिवाय दिशित और उसके बीवी बच्चे और वो रिश्तेदार जिनके घर ये लोग डिनर पर गए थे। सिर्फ ये 2 परिवार उस दिन सूरत में थे। पुलिस ने लूटपाट के एंगल को और पक्का करने के लिए घर में जबरन घुसने के सबूत ढूंढे, लेकिन कोई फोर्स एंट्री का सबूत नहीं मिला। ना कोई ताला तोड़ा गया था और ना ही कोई खिड़की जिससे कि कोई घर में घुस सकता हो, यानी जो कोई भी घर में घुसा था वो घर वालों की मर्जी से ही अंदर आया था। अब यहीं से पुलिस के मन में 6 सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल, जब घर के फर्स्ट फ्लोर यानी कि जहाँ पे दिशित का बेडरूम था वहाँ पे पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने का स्विच था, तो फिर वो लाइट बंद करने के लिए पार्किंग एरिया में क्यों गया? या तो दिशित ये बात भूल गया था या फिर वेल्सी झूठ बोल रही थी। दूसरा सवाल, जब किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की एंट्री के सबूत मिले ही नहीं तो बदमाश घर में घुसे कैसे? तीसरा सवाल, पुलिस को वेल्सी ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हुए और दिशित की गर्दन पर चाकू रखकर ऊपर की तरफ चले आए। अब अगर दिशित को मारने का प्लान बन चुका था तो फिर उन बदमाशों ने उसे पार्किंग में ही क्यों नहीं मार दिया? उसे ऊपर लाने का जोखिम क्यों लिया? अगर घर में कोई भी आदमी और मौजूद होता तो हो सकता था कि बदमाशों के लिए मुसीबतें बढ़ जाती। ऐसा बेवकूफी भरा काम कोई भी बदमाश क्यों करेगा? चौथा सवाल, जब लुटेरों ने वेल्सी के सारे जेवर उतरवा लिए थे तो उन्होंने दिशित की सोने की चेन, उसका पर्स और उसकी अंगूठी क्यों नहीं ली? अब ये तो मुमकिन नहीं है कि उन बदमाशों को दिशित की चेन पसंद नहीं आई और वेल्सी के जेवर बहुत पसंद आए। जो सिर्फ लूट के इरादे से किसी के घर में घुसा हो वो यकीनन जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ लेकर जाना चाहेगा। सोने की चेन या फिर कीमती अंगूठी ऐसे ही क्यों छोड़ देगा, वो भी तब जब वो आदमी मर चुका हो। पांचवा सवाल, दिशित की लाश जिन पड़ोसियों ने सबसे पहले देखी थी उन्होंने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि दिशित का चश्मा बड़ी ही सफाई से उसकी आंखों पर टिका हुआ था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति के साथ इतना सब कुछ हुआ हो, जिसकी जान चली गई बदमाशों से लड़ाई करने में, उसकी आंखों पर चश्मा कैसे टिका रह गया? यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी वो चश्मा एग्जैक्ट अपनी जगह पर कैसे टिका हुआ था? छठा और आखिरी सवाल, वेल्सी ने अपने बयान में बताया था कि 3 नकाबपोश लुटेरे थे, जबकि उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 ही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। तो अब ये तीसरा व्यक्ति या तो किसी जादूगर की तरह गायब हो गया या फिर कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। ये सारे सवाल ऐसे थे जिनका कोई भी जवाब वेल्सी के पास नहीं था।
पुलिस ने इसके बाद वेल्सी की हिस्ट्री निकाली और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा ये पता करने में कि वेल्सी का शादी से पहले सुकेतु नाम के लड़के के साथ अफेयर हुआ करता था। वेल्सी और सुकेतु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वेल्सी के परिवार वाले नहीं माने और उन्होंने वेल्सी की शादी दिशित से कर दी। लेकिन वेल्सी सुकेतु को कभी भूल ही नहीं पाई। शादी के बाद भी वो दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। इसके बाद पुलिस ने जब वेल्सी से इस बारे में पूछताछ करना शुरू किया तो पहले तो वो बहाने बनाने लगी, पर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो और सुकेतु एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे, पर वेल्सी दिशित को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो दिशित की करोड़ों की संपत्ति और उसका कारोबार उसे नहीं मिलता। इसलिए वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि कैसे दिशित को अपने रास्ते से हटाया जाए। इसी दौरान एक दिन अचानक वेल्सी को पता चला कि उसके सास ससुर यानी कि दिशित के माँ बाप कुछ दिन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। दिशित को रास्ते से हटाने का उनको एक अच्छा मौका मिल गया था। इसके बाद 27 जून की रात को प्लान के मुताबिक घर आने के बाद वेल्सी मेन डोर लॉक नहीं करती है और फिर आधी रात को सुकेतु और उसका ड्राइवर उसी मेन डोर से घर में एंट्री करते हैं। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाकर दिशित के ऊपर कंट्रोल करते हैं और फिर वेल्सी के सामने ही उन्होंने दिशित की गला रेत कर हत्या कर दी। वेल्सी ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी अपने प्यारे पति को मारने की, लेकिन उसकी झूठी गवाही ने ही उसका भांडा फोड़ दिया। दोस्तों, वैसे तो अगर वेल्सी चाहती तो बिना किसी की जान लिए ही वो अपने प्यार सुकेतु को पा सकती थी, पर पैसों की लालच ने उसे अपने ही पति का कातिल बना दिया और अपने इस घिनौने कृत्य की वजह से उसने अपनी 1 साल की मासूम बेटी को माँ बाप के साए से दूर कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भाई बहन के बेदाग रिश्ते को भी दागदार बना दिया। जहां एक तरफ भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो वहीं बहन उसकी मौत की साजिश बुनने में व्यस्त थी। उसने अपने भाई को मारने के लिए कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी फिल्म की कहानी के तर्ज पर अपने भाई के कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, वो फिल्मी कहानी क्या थी और आखिर क्यों एक लड़की अपने ही सगे भाई के खून की प्यासी बन बैठी, ये सब हम आपको आगे की कहानी में डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे वाले कुएं में एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। ऐसे में उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। कुएं में लाश मिलने की खबर से आसपास के लोग उस कुएं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस टैटू पे जो नाम लिखा हुआ था उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। असल में दोस्तों, एक तो शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी और ऊपर से लाश भी थोड़ी सड़ चुकी थी। तो जिस हाथ पे टैटू था वहाँ की स्किन सड़ने की वजह से उस टैटू पर क्या लिखा हुआ था उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था उस नाम को लेकर। पर पुलिस किसी भी नाम को लेकर श्योर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को लावारिस लाश की सूची में डाल दिया और फिर अपने सभी पुलिस थानों से लावारिस व्यक्तियों की FIR रिपोर्ट मंगाई। FIR रिपोर्ट चेक करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की निगाह एक नाम पे जा टिकी। वो नाम था महेंद्र रायका। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही महेंद्र रायका के घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब ये नाम पढ़कर पुलिस ऑफिसर को उस लड़के की याद आई जिसने लाश पे बने टैटू पर ये नाम पढ़ा था। पर यहाँ अभी पुलिस ऑफिसर के सामने एक और मुसीबत थी, और वो ये थी कि लाश का सिर अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन पुलिस फिर से उस कुएं के पास सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कुएं से पुलिस वालों को उस लाश का सिर भी मिल जाता है। अब इस सिर को देखकर ये तो पक्का हो चुका था कि मरने वाले का नाम सच में महेंद्र रायका ही है। इसके बाद पुलिस वाले महेंद्र रायका के घर वालों को इसकी सूचना देते हैं और फिर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो महेंद्र रायका को मारना चाहता हो। परिवार वालों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था,
वो तो अपनी बहन तनु की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और आखिरी बार 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात भी की थी। और तनु बता रही थी कि महेंद्र रतलाम गया हुआ है किसी काम से और उस दिन के बाद से फिर कभी उससे बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महेंद्र की बहन तनु से भी पूछताछ करती है तो वो भी पुलिस को यही बात बताती है जो उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था। इसी बीच पुलिस वालों को महेंद्र रायका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि लाश कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है और उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर उसको मारने के बाद उसका सिर काटा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो तय हो चुकी थी कि महेंद्र रायका को 16 नवंबर को ही मारा गया होगा क्योंकि उसके पहले तो वो अपने घर में ही था और घर वालों के हिसाब से वो 16 नवंबर से गायब है। और बहन की माने तो 21 नवंबर को उसने अपने भाई से बात की थी और उस समय उसका भाई रतलाम में था। पुलिस वालों ने इसके बाद महेंद्र रायका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से महेंद्र रायका की बहन तनु की बात मैच कर रही थी क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक 21 नवंबर को महेंद्र रायका का लोकेशन रतलाम दिखा रहा था और उस दिन महेंद्र रायका के फोन से तनु के फोन पर एक कॉल भी की गई थी। अब पुलिस इस पहेली में फंस चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माने या फिर कॉल डिटेल को, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसकी मौत 16 से 18 नवंबर के बीच हुई थी और परिवार वालों के मुताबिक 16 नवंबर से न ही वो घर आया और न ही किसी से मिला। और वहीं दूसरी तरफ कॉल डिटेल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा था कि 21 नवंबर को महेंद्र रायका ने अपनी बहन तनु से फोन पे बात की है और ये बात तनु की बात से मैच कर रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर महेंद्र रायका 16 नवंबर को ही मर चुका था तो फिर 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात कैसे की और तो और उसका फोन रतलाम कैसे पहुंचा। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस एक बार फिर से महेंद्र रायका के परिवार वालों और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि महेंद्र रायका की बहन तनु का महेंद्र रायका के बचपन के दोस्त महावीर से लव अफेयर चल रहा था और जब ये बात महेंद्र रायका को पता चली तो उसने महावीर का अपने घर में आना जाना बंद कर दिया था और महावीर से अपनी बहन को दूर रखने के लिए उसने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस का शक तनु के बॉयफ्रेंड महावीर पे होने लगता है और फिर इसके बाद पुलिस महावीर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब महावीर पुलिस स्टेशन आता है तब पुलिस ऑफिसर महावीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था जिसे कोई पुलिस वाला आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था। अब महावीर को देखने के बाद पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महावीर टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि वो और महेंद्र रायका दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसी वजह से वो हमेशा महेंद्र रायका के घर उससे मिलने आता रहता था। घर में महेंद्र रायका के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी जिसमें से बड़ी बहन तनु थी। तनु से महावीर अक्सर हंसी मजाक किया करता था और यही हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। तनु और महावीर नहीं चाहते थे कि इसका पता महेंद्र रायका को चले, इसलिए महावीर ने महेंद्र रायका की छोटी बहन से राखी बंधवाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया, जिसके बाद महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई जल्द से जल्द करने के लिए उसके भाई ने एक लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। तनु इस शादी से बार बार मना कर रही थी लेकिन उसका भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। तनु को अब लगने लगा था कि जब तक उसका भाई जिंदा है तब तक उसकी और महावीर की शादी नहीं हो सकती। इसलिए तनु ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि कैसे भी करके अपने भाई को अपने प्यार के रास्ते से हटाना है। इसी सिलसिले में एक दिन तनु बातों ही बातों में महावीर से कहती है कि मेरे भाई को जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। पहले तो तनु की ये बातें सुनकर महावीर डर जाता है और उसके भाई का कत्ल करने से मना कर देता है, जिससे तनु महावीर से नाराज हो जाती है और फिर तनु को मनाने के लिए महावीर उसके भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तनु और महावीर मिलकर महेंद्र रायका को मारने की साजिश रचते हैं। इस साजिश के तहत 16 नवंबर को तनु और उसकी बहन को अपने एक रिलेटिव के घर से अपने घर आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए
इसके बाद उसने इस जगह के बारे में अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। फिर उसी रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र रायका से मुलाकात की और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। महावीर ने गांजे में पहले से कुछ नशीली दवाएं मिलाई थी, जिसे पीने के बाद महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद महावीर ने अपने ही बचपन के दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करें कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, उसके लिए महावीर ने पहले से ही दृश्यम मूवी देख रखी थी। क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में हीरो के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उसने फिल्म के तरीके से महेंद्र की लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक महावीर अपने घर पर नॉर्मल तरीके से रह रहा था। इसके बाद 21 नवंबर को महेंद्र का मोबाइल फोन लेकर महावीर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा, और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया ताकि पुलिस अगर महेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन की जांच करे तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। इस दौरान महावीर ने अपना फोन घर पर ही छोड़ रखा था। उसे ये लगा था कि ऐसे पुलिस महेंद्र की तलाश में भटकती रहेगी और रतलाम से पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। महावीर के कबूलनामे के बाद पुलिस की ये पहेली भी सुलझ गई कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई हो, उसने 21 नवंबर यानी 5 दिनों बाद कैसे 200 किलोमीटर तक का सफर तय किया और मरने के बाद भी उसने कैसे तनु को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने महावीर और उसकी प्रेमिका तनु के साथ साथ महावीर के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट से उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस केस की सुनवाई शुरू होगी। खैर, इस केस को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।